हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर की चर्चा करेंगे जो कि आपके व्याकरण बुक से है। चैप्टर नंबर 20 निबंध लेखन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एसे राइटिंग। ठीक है, और ये आपके सेकंड टर्म में भी है और ये आपके लास्ट चैप्टर है जो आपके सेकंड टर्म के कोर्स में है व्याकरण बुक के। ठीक है, तो निबंध लेखन में आपको पता है, निबंध लेखन आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो निबंध लेखन मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं। ठीक है, निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला होता है भूमिका, सेकंड होता है विस्तार और थर्ड होता है उपसंहार। ठीक है, तो भूमिका होता है ये निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है। भूमिका, इसमें क्या करते हैं हम, ये निबंध के आरंभ में एक अनुच्छेद में लिखी जाती है जिसमें मुख्यतः विषय का परिचय दिया जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में हम भूमिका को कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, जिसमें हम विषय के बारे में परिचय देते हैं। और सेकंड है विस्तार। विस्तार में क्या होता है, ये निबंध का मुख्य अंग है जिसमें विषय का वर्णन विवेचन किया जाता है। तो विस्तार यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ऐसे का बॉडी, जिसमें हम ये ऐसे का यानी कि निबंध का विस्तार एक मुख्य अंग होता है जिसमें हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसका वर्णन या विवेचन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में है उपसंहार, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं कंक्लूजन पार्ट। तो उपसंहार में ये निबंध के अंत में निबंध के सार के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 निबंध दिए हैं ऐप पर। चलिए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहले दिया था मैंने पर्वतीय स्थान की यात्रा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुलेट साइन में रूपरेखा दिया हुआ है, यानी कि आउटलाइंस दिए हुए हैं। तो आउटलाइंस हम निबंध में क्यों बनाते हैं, कभी सोचा होगा? आउटलाइंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें निबंध लिखने में सुविधा मिले, हम इन विषयों के ऊपर निबंध अच्छे से लिख सकें। ठीक है, इसलिए आउटलाइंस देते हैं। और टीचर के लिए भी सुविधा होता है कि आपके आउटलाइंस को देखकर टीचर समझ जाते हैं कि आपने अंदर में क्या क्या चीज़ें डिस्कशन किए हैं। ठीक है, निबंध ऐसे लिखना चाहिए ताकि जो आपके निबंध को पढ़ रहा होगा उसे इंटरेस्ट मिले। ठीक है, और रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, ऐसा निबंध हमें लिखना चाहिए। तो मैंने 2 निबंध लिखवाए थे। एक था पर्वतीय स्थान की यात्रा जो कि आपका ये है, और सेकंड लिखा था मैंने वनों का महत्व। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप समझिए, मैं समझा दूंगी आपको। तो पर्वतीय स्थान की यात्रा। पर्वतमालाओं की सैर करने का आनंद कुछ अलग ही है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैंने अपने परिवार के साथ शिमला जाने का कार्यक्रम बनाया। मैं, मेरे माता पिता और छोटी बहन, हम सब एक साथ 20 जून को शिमला की यात्रा शुरू की। ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है शिमला, तो आप कहीं और स्थान भी लिख सकते हैं शिमला के बिना। ठीक है, फिर है हमारी यात्रा रेलगाड़ी द्वारा शुरू हुई, यानी कि यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं, यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। मैं खिड़की के पास बैठी थी और पर्वतीय दृश्यों को देख रही थी। मैं उस दृश्य का आनंद ले रही थी। कालका स्टेशन आ गया। यह पर्वतीय प्रदेश का छोटा सा जंक्शन है। इसी स्थान पर मैंने देखा लोग पहाड़ी वेशभूषा पहने इधर उधर घूम रहे थे। सौम्यता और सादगी उनके मुख से झलकती थी, पर उनमें परिश्रम करने का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता था। थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच हमने कुछ जलपान किया। तभी हमें शिमला के लिए गाड़ी मिली। इस गाड़ी में 4-5 डिब्बे थे तथा इसके दोनों ओर इंजन जुड़े हुए थे। ठंड से हम सिकुड़े जा रहे थे। हम शिमला पहुंच गए। ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ आधुनिक ढंग से मकान बने हुए हैं।
शहर में कई सिनेमा घर हैं जो आकर्षण को और भी बढ़ाते हैं। शिमला प्रवास के दौरान हमने राजभवन तथा इस नगरी का कोना कोना छान मारा। हम वहाँ 3 दिन रहे। इन 3 दिनों में हमने दूर दूर तक फैली प्रकृति की सुषमा का भरपूर आनंद लिया। ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, घाटियाँ, भांति भांति के पुष्प के लदे वृक्ष देखकर ऐसा मन कर रहा था कि सारी उम्र यही बिता दूं। ये 3 दिन बड़ी मौज मस्ती में कटे और अभी वापसी की तैयारी शुरू कर दी गई। 3 दिन में प्रवास के बाद हम बस द्वारा चले। बस से हमने ऊंची नीची पहाड़ियाँ देखी तथा चक्करदार सांपनुमा मोर, जिनके नीचे गहरे गड्ढे थे। परंतु हम धीरे धीरे इस प्रदेश से दूर होते गए और अपने घर आ गए। आज भी मुझे वो यात्रा याद आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निबंध जो है पर्वतमालाओं की पर्वतीय स्थान की यात्रा में हमने 3 चीज़ें लिखी है। पहले इंट्रोडक्शन लिखा है यानी कि भूमिका, सेकंड में हमने विस्तार किया है और थर्ड में उपसंहार। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने दिया था आपको वनों का महत्व। ठीक है, देख लो एक बार। आदिकाल से ही मनुष्य ने प्रकृति को खूब हरा भरा बनाया था। उस समय वातावरण स्वच्छता और स्वस्थ की दृष्टि से सर्वोत्तम था। वन इस वातावरण के जनक थे। अतः वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर वनों का होना आवश्यक है। आप सबको पता है वनों का मतलब। वन क्यों आवश्यक है? वनों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है और वातावरण भी अच्छा रहता है। ठीक है, स्वच्छ बनाए रखता है वातावरण। वन संसार को वन्य संपदा, स्वच्छ वातावरण तथा जीवन प्रदान करते हैं। वन ही अन्य जीवों का घर होता है। वन ही बादलों को बरसने के लिए प्रेरित करते हैं तथा वन ही बाढ़, अकाल आदि से बचाव करते हैं। मानव श्वसन में ऑक्सीजन लेता है जो वनों से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार वन संपूर्ण पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं जिससे धरती पर जीवन विद्यमान है। मधुर सुस्वादु फलों से लदे होने वाले वृक्ष हमारे जीवन दाता भी हैं। वन बरसात के जल को पृथ्वी में सुरक्षित करते हैं। इसमें एक तो भूमि का कटाव नहीं होता है, दूसरे भूमि के अंदर जल प्रचुर मात्रा में संग्रहित हो जाता है। यदि वन जल का संरक्षण नहीं करे तो बहता हुआ जल समुद्र में चला जाएगा और भूजल का अभाव हो जाएगा। इससे भूमि का कटाव भी आरंभ होगा और भूमि का उपजाऊपन भी समाप्त होगा। वनों का हमारे जीवन में इतना महत्व होते हुए भी मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर वृक्ष काटकर वन उजाड़ने में लगा हुआ है। इस प्रकार वनों को उजाड़कर एक और तो वो वन्य पशुओं को बेघर कर रहा है, वही दूसरी ओर स्वयं भी वन संपदा से वंचित हो रहा है। मनुष्य अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि को स्वयं निमंत्रण कर रहा है। शुद्ध वायु के अभाव में जीवन कितना नरकीय है, इसे भुक्तभोगी ही जानता है। अतः जीवन के लिए वनों की उपयोगिता को समझते हुए हमें वृक्षों की सुरक्षा और वनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, इन 2 निबंधों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है, तो हमारा व्याकरण का कोर्स ख़त्म हो गया। अब हम मेन बुक यानी कि आपकी मेधा का नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।